वन लाइव पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो हमने चौथे पार्ट को पढ़ा था। चौथे पार्ट को हमने लास्ट जो बिंदु था संभारिक, उसके बारे में देखा था कि संभारिक होते क्या। हमने देखा था कि संभारिक क्या है, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, संभारिक कहलाते थे। हमने कैल्शियम और आयोडीन के उदाहरण से इसको स्पष्ट किया। ठीक है, वो बिंदु क्लियर हो गया था। अगला पार्ट आपने देखिए फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। 8वां पार्ट है गति। अब देखिए, आज इस चैप्टर में हम गति के बारे में पढ़ेंगे कि गति होती क्या है, क्या हम गति को महसूस कर सकते हैं, क्या गतिशील वस्तु में ही गति होती है, क्या विराम अवस्था में रुकी वस्तु गतिशील हो सकती है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि गति वास्तव में कितने प्रकार की होती है। क्या सरल रेखीय गति गति होती है, क्या एक समान गति या अलग अलग असमान गति, या दोनों एक जैसी होती हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको याद रखना है, सबसे पहले देखिए गति के बारे में बात करते हैं। गति को समझने से पहले तुमने देखा होगा हमारे आसपास की जो वस्तुएं जो हमें गतिशील नजर आती हैं, जैसे सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति बस में चल रहे यात्रियों को गतिशील पाता है, यात्रियों के साथ साथ वो बस को भी गतिशील पाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बस में बैठे यात्रियों द्वारा सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे भी गतिशील दिखाई देते हैं, जबकि वो गतिशील नहीं होते। इसके अलावा आपने चलती हवा को देखिए, हवा को हम सापेक्ष रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते, परंतु हाँ, उड़ते हुए धूल के कण इस बात को सांकेतिक रूप से हमें बताते हैं कि वास्तव में हवा चल रही है, हवा की गति है, हवा में गति मौजूद है। क्योंकि हवा जो है इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते, परंतु उड़ती हुई धूल इस बात का संकेत है कि गति हो रही है, हवा चल रही है। और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। हमने देखा है कुछ अनियंत्रित गति, जैसे बाढ़ का आना, तूफान या सुनामी लहरों का आना, जिससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ये गति सापेक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु कुछ ऐसी गतियां हैं जो हमारे लिए लाभकारी होती हैं। अब लाभकारी गति के लिए तुमने देखा होगा बहता हुआ पानी, गतिशील पानी से हम विद्युत को उत्पादन कर सकते हैं, नियंत्रित गति है। कुछ अनियंत्रित गति जो सुनामी है, बाढ़ का आना है, भूकंप का आना है, ये अनियंत्रित गति मानव के कल्याणकारी जीवन को नष्ट कर सकती है, परंतु नियंत्रित गति से हमें नहीं लाभ हो सकता। तो ये सारी गतियां थी। आपने इस बात का अध्ययन किया होगा कि कोई विराम अवस्था में रखी वस्तु को, जैसे मैं बात करूं बॉल की, अगर मैं बॉल में लात मारूं, किक मारूं, तो वो गतिशील हो जाती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा क्रिकेट शॉट में खेलता हुआ खिलाड़ी जब बॉल को हिट करता है, मारता है, तो वो बॉल भी गतिशील हो जाती है। परंतु ये भी देखा गया था कि अंततः वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है। इसका रुकने का कारण क्या था? हमने देखा था कि प्रत्येक वस्तु के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल उस वस्तु की गति को नगण्य कर देता है, अंततः उसको विराम अवस्था में ला देता है। विराम अवस्था में आना उस वस्तु की गतिशील का अंतिम और नगण्य बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें स्पष्ट हैं कि विराम अवस्था में रुकी वस्तु आसानी से गतिशील हो सकती है, गतिशील वस्तु आसानी से विराम अवस्था में आ सकती है। इसके लिए बल, कार्य और बहुत सारी चीजें जो गति के लिए सापेक्ष प्रमाण है, उन सबका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये बात भी आपको स्पष्ट रखनी है कि विराम अवस्था में रखी वस्तु आसानी से गतिशील की जा सकती है और गतिशील वस्तु को आसानी से विराम अवस्था में लाया जा सकता है। ये बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर रहा था, गतिशील वस्तु को स्थिर कर रहा था, परंतु इन गतियों के लिए हमारे पास सापेक्ष प्रमाण है। हमने देखा है कि जब कोई यात्री बस में बैठा होता है, बस में बैठे यात्री को सड़क के किनारे लगे जो पेड़ पौधे हैं वो गतिशील प्रतीत होते हैं, जबकि सापेक्ष रूप से गतिशील नहीं होते। आपने देखा होगा कि वो उसी जगह पर रहते हैं, वो हमारे साथ चलते हमें प्रतीत होते हैं, परंतु वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं। क्या स्थिर वस्तु गतिशील दिखाई देती हैं? बिल्कुल दिखाई देती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो व्यक्ति खड़ा होता है वो बस के यात्रियों को और बस को गतिशील पाता है, लेकिन बस गतिशील है, बस में बैठे यात्री गतिशील नहीं है। अब वो जड़त्व का उदाहरण हो सकता है और बल का उदाहरण हो सकता है, परंतु ये बात आपको याद रखनी है कि वो प्रत्यक्ष रूप से वो गतिशील नहीं, केवल बस गतिशील है, लेकिन बस में बैठे यात्री अपने विराम अवस्था में बैठे हुए। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए गति के कुछ और उदाहरणों को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे, लेकिन याद रहे क्या याद रहे कि बल गति के लिए, देखिए अब हम गति का वर्णन करते हैं। अब गति के वर्णन के लिए आपको याद रखना है कि हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु से ही हम किसी गति का वर्णन या गति का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं कि एक स्कूल
किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। अब ये रेलवे स्टेशन उत्तर दिशा में है, दिशा का इसमें बोध हो रहा है, रेलवे स्टेशन की दिशा है। तो अब वो स्कूल का निर्देश बिंदु क्या है? रेलवे स्टेशन है। हमें ये पता है कि रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है ना वो उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर है। तो निर्देश बिंदु यहाँ पे क्या हुआ? रेलवे स्टेशन हुआ। आप रेलवे स्टेशन की जगह कोई भी और निर्देश बिंदु ले सकते हो। अब इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी वस्तु की गति की दिशा या दूरी को हम किसी निर्देश बिंदु के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं क्या काम करूं गति के लिए? देखिए और भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। मैं इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेता हूं कि एक गांव में बस स्टैंड, कहां से? बस स्टैंड जो है अब रेलवे के प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या है? निर्देश बिंदु है। किसके लिए? बस स्टैंड के लिए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन स्कूल के लिए था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड के लिए। तो इस तरह से निर्देश बिंदु के द्वारा हम आसानी से किसी भी वस्तु की गति को निर्धारित कर सकते हैं, उसकी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं सरल रेखीय गति की बात कर रहा हूं। गति के प्रकार हमारे पास पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। ये सरल रेखीय गति क्या है? देखिए ऐसी गति जो एक दिशा में एक तीर में होती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। इसके लिए हमारे पास, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरे पास क्या है कि मैं 0 से लेकर के एक इस तरह की एक सीध में एक दिशा में की गई गति। देखिए मैं यहाँ से 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ। अब मेरे पास ये एक चीज की गति है, मैं इसको कुछ बिंदुओं को द्वारा निर्दिष्ट कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास ये जो बिंदु है ये 50 पर है, बी जो बिंदु है ये 30 पर है, सी जो है ये 15 पर है, ओ 0 पर है। अब मैं इनको अगर मैं निर्दिष्ट करना चाहूँ कि भाई एक दिशा में गति क्या है, तो मैं ए से लेकर के ओ से लेकर के ए तक, ओ ए और ए ओ, ये दोनों क्या है? इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है। क्यों? प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु ए है। इसी प्रकार इसका अंतिम बिंदु ए है और प्रारंभिक बिंदु ओ है। तो इन दोनों के द्वारा मैं निर्दिष्ट कर सकता हूँ जो कितनी दूरी है, 0 से लेकर 50 मीटर। ये मीटर में है सब। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार मैं गति को उल्टा लेके चलूं, यानी ओ सी का मतलब 0 और 15 के बीच में है। इसी प्रकार सी भी, ये कितना है? 30, 15 से लेकर 30। इसी प्रकार बी ए, ये कितना है? 30 से लेकर के 50। ये क्या है? एक सीध में गति है, इसको एक सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, जैसे ए बी को आप लिख सकते हो 30 और 50 मीटर। इसी प्रकार ए सी को लिख सकता हूँ 50 और 15। इसी प्रकार एओ 0 से लेकर के 50। तो ये क्या है? इस तरह की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी वह गति जो एक सीध में एक दिशा में की गई गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में। तो अब आपको समझ में आया कि एक सीध में की गई गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति के लिए हमारे पास एक सरल पथ है और सरल पथ पर हमने कुछ आंकिक बिंदु, कुछ क्रमांक यानी डिजिट में लिख रखे हैं जो मीटर में दी हुई हैं, और उनके लिए मैंने कुछ बिंदु ए बी सी ओ, ये 4 बिंदु निर्दिष्ट किए हैं। 4 बिंदुओं के आधार पर मैं एक सरल रेखा में गति को निर्दिष्ट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने किया हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अच्छा आगे देखिए, अब इसी के द्वारा मैं अगर इसके परिमाण को शून्य करना चाहूं तो परिमाण को शून्य करने के लिए हमारे पास ये चीजें ध्यान रखनी है कि परिमाण को शून्य कब किया जा सकता है? जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था में हो। देखिए प्रारंभिक अवस्था में वस्तु जो है ना विराम अवस्था में मानी गई है। हमने और भी बहुत सारे उदाहरणों से देखा था
कि प्रारंभिक अवस्था में जब वस्तु होती है तो उसका जो वेग होता है वो नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है, अर्थात वस्तु साम्य अवस्था में होती है, विराम अवस्था में। अब वस्तु को गतिशील मानने के लिए हम क्या काम करें, उसी दिशा में जिधर की तरफ हम देखा है कि हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, तो बाएं से अगर हम दाएं की तरफ चलें तो उनकी दूरियों का क्रमांक क्रम से बढ़ता जाता है, जैसे 0 से 5, फिर 10, फिर 15, 5 के अंतराल में मैंने इन दूरियों को संकेतित किया है, निर्दिष्ट किया है। तो इन दोनों बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु ये था और जो अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु वो था, जो अंतिम बिंदु ये था, इन दोनों बिंदुओं की मध्य दूरियों को हम निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन बिंदुओं को निर्दिष्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इन दूरियों पर मापी गई जो संख्या है वो क्रम से एक सरल रेखीय गति को निर्दिष्ट करती है। एक सरल रेखीय पथ या एक सरल रेखीय गति एक हमेशा ऐसी गति है जो एक दिशा में की गई है। तब एक दिशा में की गई गति को हम किस तरह से व्यक्त करें, एक दिशा में की गई उसको हम एक सीधे पथ द्वारा, एक सरल पथ द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। और इस बात को हम पढ़ चुके कि एक सरल पथ में तय की गई दूरी सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति से स्पष्ट हो गया कि एक दिशा में एक निर्दिष्ट पथ पर, एक सीधे पथ पर तय की गई दूरी को सरल रेखीय पथ कहा जाता है। उदाहरण हमारे पास स्पष्ट थे, हमने उदाहरणों से स्पष्ट किया कि ए बिंदु से स्टार्ट होने वाली जो गति प्रारंभ बिंदु ए पर जाकर पहुंचती है तो उसका अंतिम बिंदु जो है ना वो ए था। अंतिम बिंदु ए पर इसकी दूरी अगर हम मीटर में मापें तो 50 थी। तो इस तरह से अगर इन बिंदुओं को हम निर्दिष्ट करते चलें क्रम संख्या के आधार पर, हम देख सकते हैं कि इस तरह की गति को हम एक सरल पथ या एक सरल रेखीय गति कहते हैं। समझ में आएगी बात। दूसरी बात क्या है कि अब एक सरल रेखीय गति को हम इस तरह से कैसे और निर्दिष्ट करें कि एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जा रहा है। अब इसको एक बिंदु 0 से लेकर के इसको 10 मीटर तक दौड़ लगानी है। तो अगर बिंदु ए पर उपस्थित जो लड़का है, बच्चा है, वो क्या काम करेगा, देखिए यहाँ से मैं इसको 0 चिन्हित कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, और इसको मैं 10 चिन्हित कर रहा हूँ। तो ये जो लड़का बच्चा जो है यहाँ से अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचता है, अब समय इसका मापक हो सकता है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, वो 1 मिनट में दूरी तय करता है या 1 सेकंड में करता है, लेकिन याद रहे कि उसकी जो पथ है ना वो एक सरल रेखा में हो, सीधा पथ हो। उस सीधे पथ से अगर बच्चा ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचता है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी सरल रेखीय गति कहलाती है। यानी एक तीर में तय की गई दूरी, एक सरल रेखा में, एक सरल पथ में तय की गई दूरी एक सरल रेखीय गति कहलाती है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप किसी निकाय पिंड को भी देख सकते हो। हमने पिछले उदाहरणों में देखा है कि एक बिंदु पर रखा पिंड निकाय जब दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, अच्छा वो बल के द्वारा किया गया हो, लेकिन उस तरह की इसके द्वारा तय की गई दूरी या गति भी सिर्फ सरल रेखीय गति कहलाती है। बशर्ते इसके लिए निर्दिष्ट बिंदु होना आवश्यक है। अब यहाँ पर निर्दिष्ट बिंदु क्या है, बिंदु ए है, बिंदु ए से कहाँ पहुंचना है इसको, बिंदु बी पर, इसका निर्देश बिंदु है। अब दूरियों कितनी भी हो, लेकिन निर्देश बिंदु ओ से प्रारंभ होने के बाद अंतिम बिंदु पर जब वो पहुंचेगा और वो एक सीध में चली गई गति हो तो इस तरह की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इस बात को समझना है, स्पष्ट होना है इस बात, समझ रहे बात को। तो ये चीजें आपको समझनी है कि एक सरल रेखा में गति किस तरह होती है, एक निर्दिष्ट पथ, एक निश्चित पथ पर चलने वाली गति सरल रेखीय गति। ठीक है, बिंदु क्लियर, दैट्स ऑल।